खबर लद्दाख से है, जहां अलग दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन जो हो रहा था उसने हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान 4 लोगों की मौत हुई, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। हिंसक प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर भीड़ ने पथराव भी किया, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया। प्रदर्शनकारियों ने लेह में मौजूदा भाजपा कार्यालय में आग तक लगा दी। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वो लद्दाख को अलग दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी ने इस हिंसा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि लद्दाख में दंगा कर रहा ये व्यक्ति अपर लेह वार्ड का कांग्रेस पार्षद फुटसोम स्टैंजिंग, इसका नाम बताया जा रहा है, ये है। मालवीय ने कहा कि उसे भीड़ को उकसाते हुए और भाजपा कार्यालय और हिल काउंसिल को निशाना बनाकर हिंसा में शामिल होते हुए देखा जा सकता है। इस हिंसा के पहले लेह की एपेक्स बॉडी की युवा शाखा ने भी 10 सितंबर से 35 दिनों की भूख हड़ताल का आह्वान किया था। हड़ताल के दौरान 15 में से 2 को अस्पताल में भर्ती तक कराना पड़ गया था और इसके बाद बंद का आह्वान किया गया और इसी बंद के दौरान हिंसा भड़क गई। हड़ताल करने वाले सोनम वांगचुक ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की और शाम होते होते भूख हड़ताल भी समाप्त कर दी। उन्होंने कहा कि युवाओं में निराशा बढ़ रही है क्योंकि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन से कोई ठोस परिणाम नहीं निकल रहा है। उन्होंने बताया कि हिंसा ने हमारे शांतिपूर्ण विरोध को एक ही दिन में दबा दिया और ऐसा लग रहा है कि हमारा आंदोलन विफल हो रहा है। यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था। नेपाल में जेनजी ने जिस तरीके से आवाज बुलंद की थी वो हिंदू राष्ट्र के लिए थी, लेकिन यहां पर कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने उन्हीं जेनजीज को भड़काने का प्रयास किया था और कहीं ना कहीं से कहा जा रहा है, विश्लेषक ये मान रहे हैं कि ये जो लद्दाख में हुआ है वो उस बयान का असर हो सकता है। इन सब के बीच यहाँ के राजनीतिक दल अक्षम हैं और उनमें युवाओं को दिशा देने की क्षमता नहीं है, ये वांगचुक कह रहे थे। लोग गुस्से में हैं। इस हिंसक प्रदर्शन के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और लाठीचार्ज का सहारा भी लिया। हालांकि प्रदर्शन की चपेट में आने वाले लोग घायल हुए और कई संपत्ति को नुकसान भी पहुंचा। लद्दाख में अलग दर्जे की मांग को लेकर पिछले कुछ वर्षों से लगातार ये मांग उठ रही थी। स्थानीय युवा और सामाजिक संगठन इसे लेकर समय समय पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अब आप यहां समझिए कि विरोध तो हो रहा था लेकिन वो शांतिपूर्ण था। तो फिर इस शांतिपूर्ण विरोध में आग में घी डालने का काम किसने किया? बीजेपी आरोप कांग्रेस पर लगा रही है। इस बार युवा हड़ताल और बंद के जरिए अपनी मांगों को जोर देने की कोशिश कर रहे थे। हिंसा ने स्थानीय प्रशासन और राजनीतिक दलों के लिए चुनौती पैदा कर दी। कुल मिलाकर लद्दाख में अलग दर्जे की मांग को लेकर प्रदर्शन हिंसक रूप लेता हुआ नजर आया। इसके परिणाम स्वरूप कई लोगों की जान गई। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई की और राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप की स्थिति बन गई है। इस घटना ने क्षेत्र में सामाजिक तनाव बढ़ा दिया है और स्थानीय प्रशासन पर स्थिति को नियंत्रण करने का दबाव भी बढ़ गया है। और इन सब के बीच कांग्रेस को बीजेपी द्वारा इस हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना एक और नई राजनीति को भी जन्म दे रहा है। क्या होगी यहां की स्थिति, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन हम यह अपील जरूर करेंगे कि इस तरीके की किसी भी भ्रामक अपील से, इस तरीके की किसी भी हिंसात्मक अपील से युवाओं को आकृष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी देश की संप्रभुता का सवाल है। तो एक तरफ तो संप्रभुता और अखंडता का जो प्रश्न है वो इन तस्वीरों को देखने के बाद बहुत गहरा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ एक और प्रश्न है जो बहुत गहरा रहा है। प्रश्न ये कि हमारे यहाँ इस साल गाहे बगाहे कुछ ऐसी तस्वीरें आती रही जिसने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आपकी प्रकृति, जिसे हम माँ कहते हैं, क्या वो हमसे रुष्ट है?
क्योंकि महाराष्ट्र टू बंगाल जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद खौफनाक है। बारिश यहां पर होती है और बारिश के बाद की तस्वीरें पूरी तरह से विचलित करती हैं। महाराष्ट्र टू बंगाल बारिश से बेहाल तस्वीरें अब आपके सामने रखना शुरू करते हैं। दोनों राज्यों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि हर साल की बरसात जब आती है तो कई जगहों पर राहत नजर आती है, लेकिन इस बार की बारिश राहत नहीं आफत लेकर आई। कोलकाता की सड़कें नदी बन गई, मुर्शिदाबाद तक पानी ही पानी है। लोग घरों में घुसने को, घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए हैं। नाव बनाकर किसी भी तरीके से अगर यातायात जरूरी है तो उसे पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है और सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या यही है प्रशासन की तैयारी। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि बंगाल में इस वर्ष जो बारिश में स्थिति होने वाली है उससे पहले तैयारियां कर लेना जरूरी है, क्योंकि इस बार बारिश ज्यादा होगी। लेकिन बंगाल सरकार यानी टीएमसी की सरकार ने उस चेतावनी को गंभीरता से लेना जरूरी नहीं समझा। प्रमाण और परिणाम दोनों ही आपके सामने हैं। नदियां उफान पर हैं, निचले इलाके जलमग्न हैं और जनता अपने ही घरों में कैदी बन चुकी है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी कमोवेश ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। भारी बारिश की चपेट में महाराष्ट्र है। मुंबई हो या फिर ठाणे हो, पुणे हो या फिर आसपास के जिले हो, हर जगह, हर किनारे, हर सड़क, हर गली सिर्फ और सिर्फ पानी से लबालब है। रेलवे ट्रैक जो लाइफलाइन कही जाती है मुंबई की, यहां पर भी पानी भर गया है। सड़कें जाम हैं, खेत डूब चुके हैं। किसान की मेहनत पर पानी फिरने का खतरा मंडरा रहा है और अगले 48 घंटे के लिए मौसम विभाग ने यहां पर भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लेकिन असली सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है। सवाल यह है कि बारिश कहां कहां हो रही है और कितनी हो रही है। असली सवाल यह है कि तैयारी कहां पर है। टैक्स देने वाली जनता को हर साल डूबना क्यों पड़ता है? अगर प्रशासन ने नदियों का सही प्रबंधन किया होता तो आज बंगाल हो या फिर महाराष्ट्र के लोग इस हालात में ना पाए जाते। अगर महानगर पालिकाएं समय रहते ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करती, नालों की सफाई करती, तो बार बार इन स्थानों पर पानी भरने की समस्या ना होती। बारिश को रोकना किसी के बस में नहीं है, लेकिन उसके दुष्प्रभाव को कम करना पूरी तरह से संभव है और यही सरकार और प्रशासन की असली परीक्षा होती है। यही तंत्र की असली जिम्मेदारी होती है। लेकिन तस्वीरें साफ है। आसमान से बरसते पानी ने सिर्फ सड़कों को नहीं डुबोया, इसने व्यवस्था की पोल भी खोलकर रख दी है। तो आज का जो सीधा सीधा सवाल है कि बंगाल समेत देश के कई हिस्सों में मानसून जिस तरह से कहर बरपा रहा है, क्या सरकार और प्रशासन इस बात को समझती है कि इस तरीके की परिस्थिति से निपटने के लिए तैयारियां पहले ही की जानी चाहिए थी। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा की अगर बात करें तो यहां पर सामान्य से 102% ज्यादा बारिश दर्ज हुई है, जिससे नदियां उफान पर हैं और गांव डूब गए हैं। अब तक महाराष्ट्र के कई जिलों में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लगातार बारिश से जल जमाव है और हादसे ने अब तक 9 लोगों की जान ले ली है। तेलंगाना की राजधानी भाग्यनगर में भी सड़कें डूब गई हैं, ट्रैफिक पूरी तरह से ठप है। राहत बचाव टीम नाव और जेसीबी की मदद से फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल रही है। अब देश के 10 राज्यों में अधिक बारिश और बाढ़ प्रभावित जिलों के ताजा आंकड़े क्या हैं, ये भी हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। फुल स्क्रीन लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। ये आंकड़े इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ तो हम सरकार और प्रशासन की तैयारियों की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें प्रकृति द्वारा दिए जाने वाले संकेत से भी अवगत होना होगा। प्रकृति द्वारा दी जाने वाली चेतावनी को भी समझना होगा। बारिश की अगर बात करें तो महाराष्ट्र मराठवाड़ा में 102% ज्यादा बारिश हुई है। नांदेड़, लातूर, औरंगाबाद, बीड, नासिक और पुणे सबसे ज्यादा प्रभावित है। उधर अगर पश्चिम बंगाल की बात करते हैं
तो कोलकाता, हावड़ा, हुगली और उत्तर 24 परगना में भारी जल जमाव हुआ है। कई इलाकों में बिजली गुल है। 30 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। बंगाल की अगर बात कर दें, दुर्गा पूजा पंडालों और मूर्तियों को भारी नुकसान हुआ है। दुर्गा पूजा सबसे ज्यादा खूबसूरत जो नजारा होता है वो कोलकाता में नजर आता है, बंगाल में नजर आता है, लेकिन इस बार वो भी बारिश की भेंट चढ़ चुका है। 9 लोगों की करंट लगने से दर्दनाक मौत हुई है। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि सरकार और प्रशासन की तैयारियां कैसे थी? आखिर ये करंट पानी में कैसे दौड़ गया जिसने 9 लोगों की जान ले ली? तो ये हालात हैं। उधर अगर तेलंगाना की बात करें तो हैदराबाद, करीमनगर और हैदराबाद जिसे हम भाग्यनगर, दरअसल उसका असली नाम है, करीमनगर और खम्मन में सड़कों पर पानी भर गया है। लोग घरों में कैद हैं। गुजरात की बात की जाए तो सौराष्ट्र, राजकोट, जूनागढ़ और बनासकांठा जिले में भारी बारिश, खेत जलमग्न है। अलग जगहों की हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हमने आपको बताया कि किस तरीके से देश के 10 ऐसे राज्य हैं जो पूरी तरह से पानी पानी हो रहे हैं। अब आप देखिए कि हालात क्या है, कैसे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। रेलवे ट्रैक पर पानी भरा हुआ है, दुर्गा पंडाल में पानी भर चुका है, सड़कें नदियां बन चुकी हैं और किस तरह से सैलाब का जो सितम है वो देखने को मिल रहा है। यानी पहाड़ों से लेकर मैदान तक, फिर वो चाहे हिमाचल हो, वो चाहे उत्तराखंड हो, या फिर अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें, हमने अभी आपको बताया कि किस तरह से महाराष्ट्र, गुजरात हो या फिर बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, तेलंगाना हो, हर जगह कमोवेश ऐसी ही तस्वीरें हैं। अब महाराष्ट्र, बंगाल की अगर बात हो रही है तो वहां पर बारिश से बेहाल होती स्थिति आपके सामने है। कई स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है क्योंकि बारिश में बच्चे बाहर नहीं निकल सकते। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। पूरी तरह से जो व्यापार है वो ठप हो चुका है। सड़कों पर सिर्फ जल जमाव नजर आ रहा है। लोगों के 2-2, 3-3 फ्लोर्स तक आपको बता दें कि पानी आ चुका है और लोग अपनी छतों पर जाकर रहने को मजबूर हैं। हाई राइज बिल्डिंग्स की अगर बात करें तो बेसमेंट में, जहां पर अमूमन गाड़ियां पार्क होती है, पार्किंग एरिया पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। और पानी में डूबने की वजह से कई वाहन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे डूबे हुए नजर आ रहे हैं। सड़कें दरिया बन चुकी है। मेट्रो सेवा जो कि लाइफलाइन कही जाती है मुंबई की, और वो लाइफलाइन पूरी तरह से इसकी वजह से ठप हो चुकी है। और इसी बारिश ने, इसी गहरे पानी ने, इस जल जमाव ने कई लोगों की जान भी ले ली है। तो आसमान से आफत बरस रही है और इस आफत से बचने के लिए जो प्रयास किए जाने थे वो प्रयास कहीं नजर नहीं आते हैं। और ऐसे में सवाल सरकार और सिस्टम से है। और हम पुनः दोहराएंगे कि सवाल हमें खुद से भी पूछना होगा कि क्या हम प्रकृति के साथ इस वक्त संतुलन बनाकर आगे बढ़ रहे हैं? क्या हम प्रकृति का उपयोग कर रहे हैं या फिर हमने प्रकृति का उपभोग करना शुरू कर दिया है? और जब हम प्रकृति का उपभोग करने लगते हैं तो तस्वीरें वही होती हैं जो इस साल हमें पूरे देश से देखने को मिल रही है। ये कैसी तस्वीरें हैं, ये क्या संकेत दे रही हैं, इससे कितना बड़ा संदेश निकलकर सामने आ रहा है, ये सब कुछ समझने की जरूरत है। और इन्हीं बातों को समेटती हुई हमारी आज की ये स्पेशल रिपोर्ट। बंगाल से महाराष्ट्र तक आसमान बरसा आफत बनकर। मुंबई महानगर या जलमग्न नगर, बंगाल में बाढ़, तैयारी कहां? चेतावनी मिली, कार्रवाई क्यों नहीं? पश्चिम बंगाल हो या महाराष्ट्र, हर साल बारिश आती है, हर साल यही तस्वीरें आती हैं। सड़कें दरिया बनती हैं, लोग नाव बनाकर घर से निकलते हैं, ट्रेनें रुक जाती हैं, फसलें डूब जाती हैं। सवाल यही है कि तैयारी कहां है? टैक्स देने वाली जनता को हर साल डूबना पड़ेगा क्या? कोलकाता से मुंबई तक बारिश के साथ साथ बद इंतजामी की गंदगी भी बह रही है। बंगाल में प्रशासन ने नदियों का प्रबंधन किया होता तो लोग बाढ़ में फंसते रहे।
मुंबई महानगर पालिका ने नालों की सफाई सही ढंग से होती तो मुंबई बार बार पानी ना होती। मौसम विभाग चेतावनी दे चुका था, लेकिन सरकारें चेतावनी को गंभीरता से लेने में नाकाम रही। यही नाकामी, यही लापरवाही जनता की जान से खेल रही है। तो आज का सीधा सवाल, क्या बारिश का संकट वास्तव में प्राकृतिक है या फिर नेताओं और प्रशासन की भ्रष्ट और निकम्मी मानसिकता का नतीजा? जवाब तो चाहिए। आज की बहस का निष्कर्ष साफ है, बारिश केवल प्रकृति की मार नहीं है, ये प्रशासन की निकम्मी तैयारी और नेताओं की खोखली राजनीति का आईना है। मुंबई से कोलकाता तक हर साल यही नजारा देखने को मिलता है। जनता पानी में डूबती है, किसानों की फसल चौपट होती है और सरकारें केवल बयानबाजी करती रह जाती हैं। बारिश को रोकना संभव नहीं है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव को कम करना पूरी तरीके से संभव है। यही सरकार की जिम्मेदारी है, यही तंत्र की परीक्षा है। सवाल साफ है, अगर हर साल जनता डूबती रहेगी तो टैक्स का पैसा कहां जा रहा है? पश्चिम बंगाल हो या महाराष्ट्र, दोनों ही राज्य इन दिनों आसमान से बरस रहे संकट का सामना कर रहे हैं। यहाँ बंगाल में भारी वर्षा ने नदियों को उफान पर ला दिया है। निचले इलाकों में जलभराव से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोलकाता से लेकर मुर्शिदाबाद तक सड़कें दरिया बन गई हैं। लोग घरों में कैद हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भीषण वर्षा ने जनजीवन को थाम दिया है। मुंबई, ठाणे और पुणे जैसे बड़े शहर पानी में डूब चुके हैं। रेलवे ट्रैक पर पानी, ट्रैफिक जाम और जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुके हैं। किसानों के खेत जलमग्न हो गए और फसलें चौपट होने का खतरा लगातार है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे और भारी बरसात की चेतावनी दी है। बंगाल में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ा है और महाराष्ट्र में शहरी बुनियादी ढांचे की पोल खुल चुकी है। ये बारिश सिर्फ आसमान का कोप नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र की विफलता भी उजागर कर रही है। जहां तंत्र तैयार होता, वहां जनता की परेशानी कम होती। लेकिन सवाल यही, बारिश का दोषी कौन, आसमान या व्यवस्था? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इस आफत का दोषी कौन, आसमान, व्यवस्था या फिर हम? तय हमें करना है कि हम सरकार और प्रशासन से सवाल पूछने से पहले खुद से सवाल पूछें कि क्या हमने प्रकृति के साथ न्याय किया है या वो अन्याय किया है जिसका असर अब दिख रहा है। प्रकृति का उपयोग नहीं, प्रकृति का उपयोग कीजिए, उपभोग नहीं, और तब शायद ये परिस्थिति नहीं देखने को मिलेगी। अब बात परिस्थिति की हो रही है तो एक तरफ तो बारिश हो रही है, आफत की बारिश है, लेकिन दूसरी तरफ राजनीति हो रही है। और ये जो राजनीति की बारिश है वो अपने आप में बेहद दिलचस्प है, क्योंकि इस राजनीति की बारिश में कुछ भीगेंगे और कुछ बारिश में रहकर भी नहीं भीगेंगे, क्योंकि चुनाव है साहब। बिहार चुनावी दहलीज पर आ चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां दुरुस्त करनी शुरू कर दी है। बारी कांग्रेस की जब आई तो 85 सालों के बाद कांग्रेस ने CWC की बैठक पूरी तरह से बिहार में करने का मन बनाया और यहां पर अपनी ताकत भी झोंक दी। इसके तहत ही पार्टी की सबसे ऊंची निर्णय लेने वाली ये समिति यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पटना के सदाकत आश्रम में जब हुई तो कई बातें सामने निकल कर आई। आज का दिन बिहार के लिए बहुत खास रहा, क्योंकि तरकश से 3 तीर एक साथ निकले। एक तरफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 2 दिनों का महामंथन शुरू किया, तो तीसरी तरफ ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल जीतने के लिए न्याय यात्रा की शुरुआत की घोषणा कर दी। अब ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण जो नजर बनी रही वो CWC की बैठक पर रही। ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली बार CWC की बैठक बिहार में आजादी से पहले यानी 1940 में हुई थी। यानी पूरे 85 सालों के अंतराल के बाद कांग्रेस को बिहार में CWC की बैठक कराना याद आया। सदाकत आश्रम का चुनाव भी प्रतीकात्मक है। यह आश्रम स्वतंत्रता संग्राम के समय महत्वपूर्ण केंद्र रहा था, जहां गांधी जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े नेताओं ने विचार विमर्श किया था। इस बैठक में कांग्रेस बिहार की आगामी चुनावी रणनीति, गठबंधन और राज्य देश से जुड़ी नीतिगत निर्णयों पर चर्चा की। कांग्रेस के लिए बैठक सिर्फ रणनीति तय करने का मंच नहीं, बल्कि राज्य में खोए हुए सियासी आधार को फिर से बनाने का प्रयास भी है। लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस दरअसल ये बैठक
अपने सहयोगियों को अपनी ताकत दिखाने के लिए कर रही थी, खासतौर से आरजेडी। पार्टी केवल आरजेडी की बैसाखी पर निर्भर नहीं रहना चाहती। आरजेडी से सिर्फ सम्मानजनक सीटें मांगने के बजाय कांग्रेस अब जीत की गारंटी वाली सीटें चाहती है, और यही वजह रही कि यहां पर कांग्रेस ने अपनी ताकत, अपनी शक्ति दिखाने की भी एक कोशिश की। कांग्रेस का ध्यान इस बार बिहार में दलित, ओबीसी और मुस्लिम वोटों पर विशेष है। राहुल गांधी के नेतृत्व में तमाम कांग्रेसी नेता दलित, ओबीसी वोट बैंक को जोड़ने और चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे की बात करें तो दोनों ने ही बैठक में कहा कि वोट चोरी का मतलब केवल चुनावी जीत नहीं है, बल्कि दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के राशन, पेंशन, दवा, बच्चों की स्कॉलरशिप और परीक्षा की भी चोरी है। चुनावी अभियान का आरंभ कांग्रेस ने बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे से किया। पश्चिम चंपारण से कन्हैया कुमार के नेतृत्व में निकाली गई यात्रा नौकरी दो, पलायन रोको पटना में समाप्त हुई। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस ने शिक्षा, रोजगार और पलायन को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया। सीडब्ल्यूसी बैठक में खड़गे ने बेरोजगारी, किसानों की आय और अर्थव्यवस्था पर भी केंद्रित बातें की। उन्होंने कहा कि देश में 2 करोड़ नौकरियों का वायदा अधूरा रहा है और युवाओं का पलायन बढ़ता जा रहा है। बिहार में बेरोजगारी दर 15% से अधिक है और हर साल लाखों युवा बेहतर अवसरों की तलाश में राज्य छोड़ते हैं। इसके अलावा नोटबंदी और जीएसटी को अर्थव्यवस्था की पटरी से उतारने वाला कदम बताया। खड़गे ने किसानों के मुद्दे पर भी चिंता जताई। कहा कि प्रधानमंत्री अपने वायदे के अनुसार किसानों की आय दोगुनी नहीं कर पाए। 2020-21 में 3 काले कृषि कानून के कारण 750 से अधिक किसान आंदोलन में वो बलिदानी हुए। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो बिहार की याद कांग्रेस को पूरे 85 सालों के बाद आई है। इस बैठक को ऐतिहासिक बताया जा रहा है, जो बिहार में अपनी सियासी मजबूती और चुनावी रणनीति तय करने के लिए एक निर्णायक मंच के रूप में देखी जा रही है। ये बैठक पार्टी की कोशिशों को नए सिरे से दिशा देने और राज्य में गठबंधन और सीटों के बंटवारे पर अंतिम निर्णय लेने का अवसर भी है। लेकिन इसके उलट भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि साफ तौर पर ये जो बैठक हुई है, ये दरअसल कांग्रेस पार्टी और खास तौर से राहुल गांधी के लिए एक नया लॉन्चिंग पैड है। इस बैठक से ये जो शक्ति प्रदर्शन दिखाने का प्रयास किया गया है, ये जवाब केवल भारतीय जनता पार्टी को नहीं बल्कि अपनी सहयोगी आरजेडी को है, ताकि सीट शेयरिंग को लेकर आरजेडी के साथ जब निगोसिएशन हो तो वहां पर कांग्रेस अपनी धमक दिखा सके। सवाल यह है कि अगर कांग्रेस को बिहार और बिहार वासियों का इतना ख्याल था तो वोट अधिकार यात्रा के दौरान ऐसे लोगों को मंच क्यों दिया गया जिन्होंने बिहार और बिहारी डीएनए पर ही सवाल खड़े किए थे। बिहार और बिहारियों को अपमानित करने वालों के खिलाफ कांग्रेस ने आवाज बुलंद क्यों नहीं की थी? तो क्या सिर्फ और सिर्फ 85 सालों के बाद कांग्रेस की ये सीडब्ल्यूसी की बैठक सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने का एक हथकंडा पात्र है? रिपोर्ट देखिए। बिहार का रण शुरू हो चुका है। पटना से लेकर किशनगंज तक नेताओं की रणनीति, बयानों की बौछार और सत्ता की प्यास अब खुलकर सामने है। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी मीटिंग, पहली बार बिहार की धरती पर। खड़गे ने बीजेपी और एनडीए पर वार किया, नीतीश को बोझ बताया, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और बेरोजगारी, महंगाई से लेकर नोटबंदी, जीएसटी तक केंद्र की मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला। दूसरी तरफ पटना में ही बीजेपी का महाकुंभ, 2 दिन का मंथन, सीट दर सीट, उम्मीदवार दर उम्मीदवार, मिशन 2025 में जीत का मंत्र खोजती बीजेपी। वहीं महागठबंधन की नाव में भी सीट बंटवारे का झगड़ा। कांग्रेस 60 सीटें चाहती है, आरजेडी 50 पर अड़ी है। क्या ये खींचतान 2025 से पहले ही गठबंधन को कमजोर कर देगी? और अब सीमांचल से एंट्री ओवैसी की, एआईएमआईएम की सीमांचल न्याय यात्रा, किशनगंज से पूर्णिया तक ओवैसी की हुंकार, हक दो, इंसाफ दो। 5 सीटें जीतकर भी हाथ खाली क्यों रह गए? इस बार एआईएमआईएम अकेले दम पर बिहार की सत्ता समीकरण बदल पाएगी क्या? सवाल बड़ा है। क्या कांग्रेस का पटना मंथन पार्टी को सत्ता की सीढ़ी चढ़ाएगा
क्या बीजेपी का किला बिहार में अडिग रहेगा या फिर AIMIM का सीमांचल कार्ड बना देगा पूरे खेल को उलट पुलट? रणक्षेत्र सज चुका है। अब असली लड़ाई 2025 की जंग में होगी, जहां पर हर वोट, हर सीट, हर नेता की सियासत दांव पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो हर किसी की नजर बिहार जीतने पर है, लेकिन इन सब के बीच एक तरफ CWC की बैठक हो रही थी तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इसी CWC की बैठक पर गहरे सवाल खड़े कर रही थी। इस बैठक को लेकर भाजपा पूरी तरह से इसे चुनावी स्टंट बताते हुए कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़ा करती है। भाजपा IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि यह बैठक महागठबंधन में मतभेद का संकेत है और तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के सपने का अंत कर सकती है। अमित मालवीय ने बताया कि इस बैठक में वही नेता शामिल हुए जिन्होंने पहले भी बार बार बिहार और जनता के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए। उनका कहना है कि ये बैठक महागठबंधन के लिए कई संदेश लेकर आई। भाजपा का दावा है कि कांग्रेस अब RJD पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना चाहती और खुद को महागठबंधन में मजबूत ताकत के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी का लगातार बिहार आना और कांग्रेस की बढ़ती सक्रियता इस बात का संकेत है। भाजपा नेताओं का कहना था कि बिहार में कांग्रेस और RJD के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। तो सवाल यही है कि ये CWC की बैठक वाकई जीत की बैठक थी या फिर अपनी सहयोगियों पर अपनी ताकत दिखाने की, अपनी शक्ति दिखाने की एक पहल थी, ताकि सीटों के बंटवारे के समय कांग्रेस अपनी ताकत, अपना दमखम ज्यादा दिखा सके। बात उत्तर प्रदेश के कानपुर की करते हैं। वो कानपुर जहां शुरू हुए आई लव मोहम्मद जवाब में, अब वाराणसी में हिंदू संतों ने आई लव महादेव अभियान शुरू कर दिया है। शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज के नेतृत्व में सैकड़ों संतों ने शहर की सड़कों पर मार्च किया। महादेव भक्तों को एकजुट करने के लिए महादेव सेना बनाने की शुरुआत भी हो चुकी है और यह अपील की गई है कि दरअसल ये वो सेना है जो सनातनी सेना है। अभियान के दौरान काशी के प्रमुख घाटों और मंदिर परिसरों से निकलकर दशाश्वमेध घाट तक मार्च करते हुए नजर आए, जहां शंखनाद और हर हर महादेव के जयकारों से माहौल गुंजायमान रहा। शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि यह अभियान किसी जाति या धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि आई लव मोहम्मद नामक आंदोलन के जवाब में शांति और सामूहिक चेतावनी का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह चुनी हुई सरकार के खिलाफ साजिश है। आई लव मोहम्मद के नाम पर शक्ति दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम बहुसंख्यक समाज को एकजुट करके इसका जवाब देंगे। यदि शांति की भाषा नहीं समझी गई तो महादेव की फौज, महादेव की सेना उन्हें रोकने के लिए हमेशा तैयार है। अभियान में युवाओं और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शहर के प्रमुख पार्कों, बाजारों और आवासीय इलाकों में आई लव महादेव के पोस्टर लगाए गए। हाथों में प्ले कार्ड लेकर भी लोग जो सच्चे सनातनी हैं वो सड़कों पर उतरे हुए नजर आए। शंकराचार्य ने दावा किया कि इस महादेव सेना में 5 करोड़ ऐसे भक्त शामिल हैं जिन्हें आर्मी जैसी प्रशिक्षण दी गई है। साथ ही 10 लाख से अधिक नागा साधु हमेशा तत्पर रहते हैं। और वैसे भी सनातनियों के सच्ची जो सेना रही है वो नगा रही है। नागा साधु वो सेना है, वो सैनिक हैं जिन्होंने हमेशा से धर्म और सनातन की रक्षा की। उन्होंने कहा कि यह अभियान शांति और एकजुटता का संदेश देता है। शंकराचार्य जी ने कहा कि यह एकजुटता और शांति का संदेश देता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर सेना कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि सनातन में जहां एक तरफ शास्त्रों का जिक्र है तो दूसरी तरफ शस्त्र पूजन का भी जिक्र है। यानी सनातन शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा देता है। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय संतों का कहना था कि अभियान का उद्देश्य किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस आंदोलन से उत्पन्न सामाजिक और धार्मिक अस्थिरता के खिलाफ चेतावनी देना है, जिसने बहुसंख्यक समाज को डराने का प्रयास किया।
एक संत ने कहा कि आई लव मोहम्मद के नाम पर फैलाया जा रहा उन्माद सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है। हमारा ये अभियान शांति और जागरूकता को संदेश देता है ताकि लोग धर्म और संस्कृति के प्रति सचेत रहें। प्रदर्शन के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हुई। पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए सुरक्षा के लिए भारी बल तैनात किए। अधिकारियों ने कहा कि अभियान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है और किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए सभी आवश्यक कदम भी उठा लिए गए हैं। वाराणसी में इस अभियान ने धार्मिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। ये स्पष्ट हो गया कि कानपुर में शुरू हुए विवाद का प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुका है। हिंदू साधु संतों का यह कदम उनके धर्म, उनकी संस्कृति की रक्षा का प्रतीक माना जा रहा है और साथ ही समाज को एकजुट करने और शांति बनाए रखने का भी संदेश है। ये संदेश सनातन के शंखनाद का है, ये संदेश सनातनियों की एकजुटता का है, ये संदेश सनातनियों की ताकत का है और यही वजह है कि जब ये संदेश संतों और लोगों के रूप में सड़कों पर उतरा तो फिर आवाज दूर तलक गई। और आइए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों की भी बात कर लेते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात होती है तो फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र ना हो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आजकल तो चर्चाओं में अक्सर गाहे बगाए ट्रंप की ही चर्चा होती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात के बाद दिए गए बयान ने एक बार फिर से रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर वैश्विक सियासत गरमा दी है। ट्रंप ने दावा किया था कि यूरोपीय संघ, नेटो और वित्तीय सहयोग की मदद से यूक्रेन अपने सभी खोए हुए क्षेत्र रूस से वापस ले सकता है। इस बयान को रूस ने सिरे से खारिज कर दिया और साफ कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति की बातें उसकी सुरक्षा और वास्तविकताओं से मेल नहीं खाती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के दौरान ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यूरोपीय संघ और नेटो जैसी सहयोगी संगठनों की मदद से यूक्रेन अपने मूल सीमाओं तक लौट सकता है। उन्होंने जेलेंस्की से मुलाकात के बाद यह भी कहा कि पश्चिमी देशों के वित्तीय सहयोग और सैन्य मदद से यूक्रेन को बड़ी ताकत मिल रही है। ट्रंप ने रूस पर तंज कसते हुए कहा कि युद्ध 3 साल से अधिक समय से चल रहा है, लेकिन अब रूस की कागजी शेर जैसी स्थिति खुलकर सामने आ रही है। उन्होंने दावा किया कि रूस की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से परास्त है, पस्त है, बुरी हालत में है। यूरोप अगर रूसी तेल और गैस का आयात बंद कर दे तो युद्ध जल्द समाप्त हो सकता है। लेकिन ट्रंप के बयान के बाद रूस ने तुरंत तीखी प्रतिक्रिया दी। साफ तौर पर रूस की तरफ से कहा गया कि रूसी यूक्रेनी संघर्ष पर अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान से क्रेमलिन सहमत नहीं हो सकता। पेस्कोव ने कहा कि आप रूस की सुरक्षा की कीमत पर यूरोपीय सुरक्षा से निपट नहीं सकते। रूस यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेगा। रूस ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन को क्षेत्र वापस मिलने की बात वास्तविकता से कोसों दूर है। पेस्कोव ने यह भी कहा कि ट्रंप ने जेलेंस्की से मुलाकात में केवल यूक्रेनी पक्ष की बातें सुनी, जिससे उनका आकलन प्रभावित हुआ है। ट्रंप ने महासभा में अपने संबोधन के दौरान भी रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यह युद्ध रूस को कमजोर दिखा रहा है। उनके अनुसार ये एक छोटा संघर्ष होना चाहिए था जिसे कूटनीति से बहुत पहले खत्म किया जा सकता था, लेकिन खराब नेतृत्व ने इसे लंबा खींच दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कितनी और जानें इस युद्ध में दोनों तरफ से बेवजह जाएंगी। ट्रंप ने कहा कि रूस 3 साल से अधिक समय से लड़ रहा है, लेकिन वो सफलता हासिल नहीं कर पाया। रूस की अर्थव्यवस्था दबाव में है और अगर यूरोप सख्त रुख अपनाए तो युद्ध का जल्दी अंत हो सकता है। 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा और 2022 में यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर सैन्य आक्रमण के बाद से ही पश्चिमी देशों और रूस के बीच तनातनी चरम पर है।
और अब बात उस सुबह की जो एक नई सुबह बनकर आने वाली है, क्योंकि आपके प्यार, आपके स्नेह ने आपके अपने सुदर्शन न्यूज के शौर्य के 23 वर्ष पूर्ण करने में सबसे बड़ा सहयोग दिया है। कल हम शौर्य के 23वां वर्ष मनाने वाले हैं। ये वर्षगांठ आपके स्नेह, आपके साथ, आपके प्रेम और आपके सहयोग का सबसे बड़ा साक्षी है। और जब हम यानी आप सुदर्शन न्यूज 23 वर्ष पूर्ण कर रहा है, 30वीं वर्षगांठ मना रहा है, तो ऐसे में दुनिया भर से हमें बधाई संदेश आ रहे हैं। और ऐसे में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब ने भी हमें मुख्य रूप से शुभकामनाएं दी है। उनसे विशेष रूप से बात की है मेरे सहयोगी सौरभ तिवारी ने। रावत जी, कैसे देखते हैं आप इस 23 साल की यात्रा को? पहले तो बहुत बधाई दूंगा मैं सुदर्शन न्यूज को। और कल यानी कि 25 सितंबर बहुत ऐतिहासिक दिन है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी जन्मदिन है। और कल सुदर्शन न्यूज के 23 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 23 वर्ष की दीर्घकालिक सेवा सुदर्शन न्यूज अपनी तरफ से कर रहा है। विशेषकर जो राष्ट्रवादी विषय हैं, हिंदू संस्कृति और हिंदू जीवन दर्शन पर आधारित सुदर्शन न्यूज जो भारत है, भारत की संस्कृति, भारत की पहचान, उसके साथ काम कर रहा है। निश्चित रूप से बहुत बधाई के पात्र हैं, बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी। और इसी तरह से सुदर्शन न्यूज देश की सेवा करते रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और जिस तरह से हमारे प्रधान संपादक धर्मयोद्धा सुरेश चौहान जी केवल स्टूडियो से नहीं, हिंदुओं के लिए उतर कर सड़कों पर भी संघर्ष करते हैं। हाँ, निश्चित रूप से चौहान जी, सुरेश जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, वास्तव में वो काबिल तारीफ है। और वो स्वयं एक एग्रेसिव हिंदू के नाते मैं समझता हूं कि उनकी पहचान बनी है। और उनके जो खबरें हैं, जो सूचनाएं हैं, जो समाचार हैं, उन सब में वो साफ साफ दिखाई देता है कि वो एक बहुत ही निष्ठावान, अपने धर्म के प्रति जो समर्पण का भाव होना चाहिए, धर्म के जागरण के लिए जो काम करना चाहिए, ये उनके व्यवहार में भी साफ साफ दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब हैं, साफ तौर से सुदर्शन न्यूज के इस 23 साल की यात्रा पर उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।